हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने घर में होंगे। मैं अभिराज आपका फिजिक्स ड्राइवर स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स हॉल्ट में। ये वीडियो जो कि एक बेसिक्स मैथ्स का वीडियो है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हम लोग बेसिक्स मैथ्स को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने कोर्स में आगे जाएंगे। तो ये वीडियो आपका बेसिक्स मैथ्स का वीडियो होने वाला है। 2 3 4 वीडियो आपके बेसिक्स मैथ्स पे आएंगे, उसके बाद हम लोग अपने कोर्स में एंट्री करेंगे। मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह बेसिक्स मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बेसिक्स मैथ्स के टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो देख लेते हैं बेसिकली ये लेक्चर में क्या क्या आने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है बेसिक्स मैथ्स, और जिसके नीचे क्या लिखा हुआ है आपका ट्रिगोनोमेट्री। मतलब इस लेक्चर में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। और बेसिकली मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जैसा कि आपको पता है ये एक फिजिक्स डेडिकेटेड चैनल है, तो हम लोग पूरी तरह से ट्रिग्नोमेट्री के मैथमेटिक्स में नहीं घुसेंगे, बल्कि हम लोग इसके एप्लीकेशन का बात करेंगे। जहां जहां पूरे फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने वाले हैं। पर हाँ, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है इवन मैथ्स स्टूडेंट को भी, क्योंकि हम लोग यहाँ विजुलाइज करने की भी कुछ कुछ कोशिश करेंगे। हम लोग मेनली जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैं अगर क्लियर कर दूं तो मैं हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मतलब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, ये जो वर्ड हमारा, ये जो वर्ड है, क्या वर्ड है? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। इस ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री के अंदर दो वर्ड छुपा हुआ है। एक तो आपका ट्रिगोन और दूसरा आपका मेट्रॉन। आप समझ में आ रही है? तो ट्रिगोन जो है, ट्रिगोन का मतलब होता है रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। इसका क्या मतलब होता है? रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। ये आपका किससे रिलेटेड होता है? ट्रायंगल से रिलेटेड होता है। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब बेसिकली अगर हम लोग डिफाइन करें कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, तो ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है किसका? मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, ट्रायंगल को मेजर करते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ट्रायंगल में क्या मेजर करते हैं? तो हाँ, आगे सीखते हैं क्या क्या मेजर करते हैं। तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, क्या कह सकते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच, जिसमें हम लोग, इन विच वी लर्न अबाउट द मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल। अब हमारा क्वेश्चन आया कि सर ट्रायंगल के मेजरमेंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग तो सर ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल चैप्टर सीखते हैं उसको मेजर करने के लिए। तो ये जो टर्म है सर कि हम लोग ट्रायंगल को मेजर करते हैं, तो इस ट्रायंगल के मेजरमेंट में बेसिकली सर हम लोग सीखते क्या है, इसको थोड़ा सा चलिए देखते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो कि डील करता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के मेजरमेंट से जो डीलिंग होता है वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से भी करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल में जो बात आती है वो आती है रिलेशन बिटवीन साइड्स
इसका ऑफ ट्राइंगल, रिलेशन बिटवीन साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, यही हम लोग मेजर करने की बेसिकली कोशिश करते हैं, साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स और एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक ट्राइंगल है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है। अब देखिए ये इसका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये आपका ए बी साइड हो गया, ये आपका ए सी साइड हो गया, ये आपका ए बी साइड हो गया, ये आपका बी सी साइड हो गया। अगर मैं इसे 90 डिग्री कह दूं और इसे थीटा कह दूं, तो थीटा और साइड्स के बीच में जो एक रिलेशन जब कभी भी हमें एस्टैब्लिश करना रहता है किसी ट्रायंगल में, तो ये एक मेजरमेंट ही हुआ ट्रायंगल का। ट्रायंगल को हम लोग मेजर करना चाहते हैं, अगर हमें थीटा पता रहेगा तो हम लोग शायद साइड्स के बारे में पता लगा ले, अगर हमें साइड्स पता रहेगा तो शायद हम लोग थीटा के बारे में पता लगा ले। तो हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो जो रिलेशन होता है साइड्स ऑफ ट्रायंगल और एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स के बीच में, वो बतलाता है ट्रिगोनोमेट्री। और भी बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट्स हैं जिनको ट्रायंगल या जिनको ट्रिग्नोमेट्री करता है, परफॉर्म करता है। वो मेजरमेंट बेसिकली हो जैसे कि एरियाज, एरियाज के बीच के बारे में भी बताता है आपको ट्रिग्नोमेट्री। हाइट और डिस्टेंस के बारे में बताता है ट्रिग्नोमेट्री। अब बताइए हाइट का मतलब क्या हो गया, ये बीसी पार्ट, और डिस्टेंस इसके बारे में भी बताता है क्या आपको, ट्रिगोनोमेट्री बताता है। तो यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री है क्या। बेसिकली आपका ट्रिग्नोमेट्री एक समझिए तरीका है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग ट्रायंगल्स को मेजर करते हैं। ट्रायंगल में क्या मेजर करते हैं, एंगल और साइड के बीच का रिलेशन, एरिया को मेजर करते हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंस को मेजर करते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यही समझते हैं। अब आगे हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस क्या क्या है। एक दो यूज हम लोग पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग बेसिकली अपने टॉपिक में इंटर करेंगे। तो आगे के स्लाइड्स में हम लोग देखते हैं कि इसका यूज क्या। चलिए अगर हम लोग बात करें यूजेस इसका, ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्या यूजेस है, तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं बात करता हूं आपको वो है इट गिव्स इट गिव्स द रिलेशन, it gives the relation between the sides and angles of a triangle, angles of a triangle। एक ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच में जब कभी भी हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना हो तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज लेते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर मैं इसको फिगर से फिर से आपको दिखा के बताऊं, तो जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है कुछ पी क्यू आर, और मान लेते हैं कि ये हमारे पास कुछ थीटा है, और ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है। तो जब कभी भी थीटा और पी सॉरी ए बी सी में रिलेशन बतलाना हो, इसके में रिलेशन बतलाना हो, तो हम लोग किसका यूज लेते हैं, रिलेशन अगर बतलाना हो तो हम लोग यूज किसका लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का यूज लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग यूज लेते हैं। तो आगे आप लोग देखेंगे कैसे हम लोग इसका यूज लेते हैं। क्लास 9 के स्टूडेंट इस चीज को नहीं जानते हैं, पर क्लास 10 के स्टूडेंट बेसिकली मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। पर हाँ, क्लास 9 के स्टूडेंट भी इस चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैं इन्हें स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं। तो ये हो गया इसका बेसिकली फर्स्ट यूज। दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्री यूज किया जाता है हमारे फील्ड में, वो यूज किया जाता है फॉर फाइंडिंग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस।
हाइट्स और डिस्टेंसेस को यूज करने के लिए फाइंड किया जाता है। अब हाइट एंड डिस्टेंस किस में आता है? जब आप बिल्डिंग्स को मापते हो, बिल्डिंग्स को मेजर करते हो। ये मेनली यूज होता है आपका फिजिक्स में और इंजीनियरिंग में यूज होता है। ये फिजिक्स का ब्रांच है और जो इंजीनियर्स होते हैं हमारे इंजीनियर्स होते हैं वो यूज इसका बहुत लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड में एक टावर है। मान लीजिए इस टावर का हाइट कुछ h है और यहाँ पे एक बॉल फेंकना है। यहाँ से मान लीजिए वो कुछ x दूरी पे है। अब ये एक आदमी जानना चाहता है कि इस बॉल को हम किस एंगल पे फेंके, इस बॉल को हम किस एंगल पे फेंके ताकि ये बॉल यहाँ पे रीच कर जाए। तो इस बॉल को यहाँ से यहाँ रीच करने के लिए एक स्पेसिफिक एंगल होगा। आप कोई भी एंगल पे तो फेंक के नहीं पहुंचा सकते हो, तो बिल्कुल नहीं। तो उस एंगल को पता करने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेके आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? थर्ड जो यूज होता है, जो कि बहुत पर्पसों में होता है, मिलिट्री यूज, यानी कि नेविगेशन में। नेविगेशन का मतलब आप समझ पा रहे हो, अगर किसी चीज को डिटेक्ट करना हो, नेविगेशन पर्पस, नेविगेशन पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका तालाब है। मेनली आर्मीज कॉप जो होते हैं वो लोग यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका तालाब है और तालाब में यहाँ पे कोई आपका मान लीजिए कि सबमरीन है जिसको आपको नेविगेट करना है। यहाँ पे मान लीजिए कोई सबमरीन है और आपका बोट मान लेते हैं कि कुछ यहाँ पे है आपका बोट, यहाँ पे आपका बोट हो। आप जान रहे हो कि ये जो मेरा सबमरीन है, वो सबमरीन आप जान रहे हो कि कुछ h हाइट नीचे है और कुछ x आगे है। अब आप इसको इस पे फायर करना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट कैसे फायर करोगे इस चीज पे, उसके लिए आपको ये एंगल पता होना चाहिए। ये एंगल जब तक नहीं पता रहेगा तो आप डायरेक्ट इस पे अटैक नहीं कर सकते हो। तो डायरेक्ट अटैक करने के लिए या डायरेक्ट नेविगेट करने के लिए एग्जैक्टली कहाँ पे है, एग्जैक्टली मैं कहाँ पे अपना रॉकेट या मिसाइल को फायर करूं ताकि ये सबमरीन ब्लास्ट कर जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेके आसानी से ये पता लगा सकते हो। तो ये हो गया इसका थर्ड यूज, जो कि नेविगेशन में यूज आता है। फोर्थ यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो हम लोग कर सकते हैं। अगर बात करें फोर्थ यूज की, तो हम लोग मैथ में, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास मान लेते हैं एक सर्कल है और इस सर्कल को हम लोग 4 भाग में बांट देते हैं। अब मान लेते हैं कि सर्कल पे एक पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं, कोई भी इस पे हम लोग पॉइंट कंसीडर करते हैं। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कॉमा आपका y है। अब देखिए ये हो गया x एक्सिस आपका, ये हो गया y एक्सिस आपका, ये x कॉमा y है। तो x मतलब क्या हुआ, इसने x पे कुछ x डिस्टेंस चला, ये डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। और y का मतलब क्या हो गया, इसने y पे कुछ y डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब मैं अगर ये जानने की कोशिश करूं कि ये पॉइंट एक्चुअली में सेंटर से कितने एंगल पे है, कितने एंगल पे, अगर मैं ये जानने की कोशिश करूं, ये कुछ एक्स वाई पॉइंट है आपका और ये पॉइंट कुछ y नीचे और x आगे और y ऊपर है, और मैं ये सेंटर से जानने की कोशिश करूं कि एक्चुअली में ये पॉइंट कहाँ पे है सर्कल पे, ये सेंटर हो गया आपका, तो आपको यहाँ पे यूज लेना पड़ेगा किसका, ट्रिगोनोमेट्री का यूज लेना पड़ेगा। और ट्रिग्नोमेट्री से आप बहुत ही आसानी से इस चीज को बता सकते हो। बात समझ में आ रही है ना? तो ये हो गया इसका फोर्थ यूज। अगर हम लोग, ये सर्किल में यूज होता है, सर्किल में यूज होता है, इलिप्स में भी बहुत अच्छे अच्छे ज्योमेट्रिक फिगर्स में, अगर ज्योमेट्रिक फिगर्स में हम लोग ट्रायंगल को इन्वॉल्व करवा देते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इफ वी इन्वॉल्व ट्रायंगल्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मेजर करता है मेनली ट्रायंगल्स को। इफ वी इन्वॉल्व ट्रायंगल्स इन ज्योमेट्रिक फिगर्स, जियोमेट्रिक फिगर्स, अगर हम ज्योमेट्रिक फिगर्स में इसको इन्वॉल्व कर लेते हैं, देन वी हैव टू
यूज ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री किसके लिए? फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? अगर हम लोग इन्वॉल्व कर लेते हैं ट्रायंगल्स को ज्योमेट्रिक फिगर में, चाहे वो ज्योमेट्रिक फिगर कैसा भी हो, आपका सर्कल हो, स्क्वायर हो, या फिर कुछ भी क्वाड्रिलेटरल्स हो, या फिर इलिप्स हो, या कैसा भी ज्योमेट्रिक फिगर हो, स्फीयर हो, अगर वहां पे आप ट्रायंगल्स को इन्वॉल्व करवाते हो तो फिर ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम लोग बढ़े इसके फिफ्थ यूज की तरफ, तो बेसिकली ये मैथ्स में यूज होता है टू सॉल्व इक्वेशंस, टू सॉल्व इक्वेशंस, इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज होता है। तो कैसे यूज होता है इसको थोड़ा समझते हैं। ये थोड़ा शायद आपसे आगे के लेवल के हो, पर मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा। लेवल हाई या लो नहीं होता है, कुछ भी डिपेंड करता है कि आप चीजों को कितने अच्छे से समझते हो और आपको समझाने वाला व्यक्ति आपको कितने अच्छे से समझाता है। जैसा कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक y इक्वल टू, जैसा ड्रॉ करते हो ना, 2x+3, सिंपली आप ये इक्वेशन जानते हो। इसी तरह मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपके पास एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए, मान लेते हैं कि आप y के साथ कुछ करना चाहते हो। कहने का क्या सेंस है कि y के साथ आप कुछ ऑपरेशन करना, जैसे कि मान लो कि y को आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड करना चाहते हो। यू वांट टू डिवाइड y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिवाइड करना चाहते हो। तो बताओ ये कितना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, बहुत मुश्किल होगा। आप इधर तो y बाई टी कर दोगे, पर इधर बहुत ज्यादा ही मुश्किल होने वाला है। पर अगर यहाँ पे अगर हम लोग एक ट्रिक लगाए, एक ट्रिक लगाए, मतलब कि ट्रिक क्या है आपका? यूज ट्रिग्नोमेट्री, यूज ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग यूज करते हैं। अगर मैं आपको बता देता हूं आने वाले वीडियोस में आपको ये पता चल जाएगा कैसे यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग करते हैं कि पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, हम लोग क्या करते हैं कि x के इक्वल क्या पुट कर देते हैं? साइन थीटा पुट कर देते हैं। तो अगर हम लोग x के इक्वल साइन थीटा पुट कर देते हैं तो यहाँ पे ये आंसर क्या निकल के आ जाएगा? अगर मैं इसको सॉल्व करूं, x इक्वल टू अगर मैं साइन थीटा पुट कर देता हूं तो देखिए y हमारा क्या बन के आ जाएगा? y हमारा बन के आ जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस क्या हो गया आपका 1। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट ऑफ ये एक फंक्शन में आपका रिड्यूस होके आ जाएगा, और यहाँ पे निगेटिव अगर आप बाहर कर लोगे तो ये आपका एक फंक्शन में रिड्यूस होके आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे मेरे को 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेना चाहिए, तब वो इजिली रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये निगेटिव बन के आएगा और रूट के अंदर निगेटिव नहीं होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ मैं बेसिकली आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ कि आप जैसे ही यहाँ पे साइन थीटा या कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने साइन थीटा का यूज किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन का फंक्शन का यूज किया है। मैं दूसरा का भी यूज कर सकता हूँ, जैसे मैं अगर यहाँ साइन की जगह साइन यूज ना करके मैं यहाँ पे यूज कर लूँ आपको सेक थीटा। अगर मैं सेक थीटा यूज करता हूँ तो यहाँ पे तो ये आके फंस गया मतलब क्या, ये रूट के अंदर निगेटिव आ गया। पर मैं अगर सेक थीटा यूज करता हूँ तो देखिए, अगर मैं सेक थीटा यूज करता हूँ तो अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर क्या होता है आपका थीटा, तो ये रिड्यूस होकर क्या आ जाएगा टेन थीटा बन जाएगा। देखिए अब आपका y कैसा बन गया, y इक्वल्स टू क्या हो गया आपका टेन थीटा हो गया। तो देखिए इतना बड़ा फंक्शन आपका कितना आसानी से रिड्यूस हो गया। आप यहाँ x से लेकर साइन थीटा भी पुट कर सकते हो, पर बाद में जाके ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, मतलब रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा जो कि इमेजनरी बना देता है। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए हम लोग साइन थीटा यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, हम लोग क्या कर देते हैं सेक थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि जब कभी मैथ्स में बहुत समय ऐसा क्या होता है, आपके पास बहुत टफ इक्वेशंस आते हैं, और उस टफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज लेना पड़ता है। तो इस 5 पॉइंट से आपको यही क्लियर है
कि ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग किस तरह अपने मैथमेटिक्स में अपने डेली लाइफ में यूज लेते हैं। डेली लाइफ में मेनली हाइट एंड डिस्टेंस बिल्डिंग्स बनाने में यूज किया जाता है, मैथ्स में ज्योमेट्रिक फिगर्स इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि ट्रिग्नोमेट्री किस तरह हमारे लाइफ में या फिर हमारे सब्जेक्ट में यूज आता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक की तरफ। अब देखिए अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो ट्रिग्नोमेट्री है, पर आगे जो हम लोग पढ़ते हैं वो बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं या फिर कहिए रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है ये तो आप समझ चुके हैं, लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्रिक को आगे बढ़ाने के लिए उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए काइनेमेटिक्स पढ़ते हो, उसके अंदर क्या आता है स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम, तो उसके पैरामीटर्स। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या क्या आते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी आते हैं, क्या क्या क्वांटिटीज आते हैं, उन सबों के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो मेनली हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, या उसको आप रेशियोज भी कह सकते हो। रेशियोज क्यों कह सकते हैं आप समझ रहे हो। सबसे पहले इस चीज को क्लियर करते हैं। मैंने यहाँ एक वर्ड यूज किया फंक्शन, तो पहले हम इसको क्लियर करते हैं। फंक्शन, अब आपको पता होगा कि जैसा कि आप एग्जाम्पल के तौर पे जानते होंगे, आपने सुना भी होगा, जैसे कि एल्जेब्रिक फंक्शन। क्या सुना है? सुना है ना, एल्जेब्रिक फंक्शन। आपको कोई दिक्कत नहीं है सुनने में, आप सिंपली बोल देते हो यार 2x+3 y = 2x+3 एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। आपने सुना होगा शायद लॉग फंक्शन के बारे में भी, लॉगरिदमिक फंक्शन के बारे में भी, लॉगरिदमिक फंक्शन के बारे में भी सुना होगा। y = अगर कहीं पर log x और लिखा हुआ है तो आप लॉगरिदमिक फंक्शन के बारे में भी सुने होंगे। उसी तरह होता है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसी तरह आपका होता है क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली होता है आपका y को जैसे मान लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा या कुछ इसी प्रकार का। तो ये होता है आपका, जनरली मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ फंक्शन क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कि बेसिकली एक फंक्शन होता क्या है। तो समझिए फंक्शन जो आपका होता है, अगर मैं फंक्शन को छोटे से लाइन में डिफाइन करूं तो फंक्शन इट इज बेसिकली अ मशीन। इट इज बेसिकली अ मशीन। अब आपको पता है कि मशीन क्या होता है। मशीन एक, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक मशीन है, यहाँ पे एक मशीन है आपके पास, मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास एक मशीन है और ये हो गया इस पे इनपुट डालने वाला, ये हो गया आउटपुट डालने वाला। ये आपका क्या है, एक मशीन है। ये आपका एक मशीन है। तो बताइए मशीन में आप क्या डालते हो, इनपुट डालते हो, और आपको क्या मिलता है? अगर आप इनपुट डालते हो तो आपको क्या मिलता है, यहाँ से आउटपुट मिलता है। तो जस्ट लाइक ये मशीन ही आपका जो होता है ये फंक्शन होता है। ये आपका क्या होता है, फंक्शन होता है। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आप लिखते हो y = 2x+3, तो बताओ यहाँ आप x के जगह पुट करते हो, मान लो कि x के जगह आप पुट करते हो 1, तो इसके कोरोस्पोंडिंग y आपको मिलता है ना 2+3 = 5 मिलता है ना। अगर आप x के जगह 2 पुट करते हो तो 4 3 7 मिलता है ना आपको। तो देखो आप यहाँ इनपुट, ये हो गया आपका कौन सा पार्ट, ये हो गया आपका इनपुट पार्ट। आप इनपुट देते जा रहे हो और आपको क्या मिलते जा रहा है, आउटपुट मिलते जा रहा है। तो ये हो गया आपका फंक्शन। फंक्शन और कुछ होता है जो कि हायर लेवल में आप सीखोगे, लेकिन मैं बेसिकली फंक्शन होता क्या वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ एल्जेब्रिक फंक्शन, तो यहाँ x का वैल्यू डालते जाओ y मिलते जाएगा, यहाँ पे भी x का वैल्यू डालते जाओ y मिलते जाएगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू डालते जाओ और आपको y मिलते जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, थीटा का वैल्यू डालते जाओ और y आपको मिलते जाएगा। तो ये होता है बेसिकली आपको फंक्शन। अब हम लोग बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ, ठीक है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझने से पहले हम लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए। जब तक हम लोगों के पास कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ आत्मज्ञान नहीं होगा, कुछ ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम लोग नहीं समझ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से। तो कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्मोलॉजी हैं,
उसको आपको समझना होगा ताकि आप ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से समझ सके और उसको अप्लाई करना सीख सकें। तो बेसिकली जो टर्मोलॉजीज है वो आपके पहले टर्मोलॉजी है कि आपको एंगल के बारे में थोड़ा सीखना होगा। आपको किसके बारे में सीखना होगा? एंगल के बारे में थोड़ा सीखना होगा। फंक्शन के बारे में तो मैंने आपको थोड़ा बता ही दिया। और दूसरा एक वर्ड ऑपरेटर आता है, ये मैं अपने तरफ से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आपको पता चलेगा ऑपरेटर का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उसके बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस दोनों चीजों पे हम लोग पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसका हिस्ट्री जाने, उसका फिलोसफिकल आइडिया जाने। अब उस टॉपिक को समझने के लिए, उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने के लिए कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी जानना पड़ेगा, तब जाके हमारा वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लोग वो टर्मिनोलॉजी को सीखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एंगल्स के बारे में। ये एंगल नहीं है, एंगल है। सबसे पहले हम लोग एंगल के बारे में सीखते हैं। तो बताइए एंगल को किससे आप लोग दिखाते हो? सर बोलोगे थीटा, बिल्कुल सही, थीटा से दिखाते हो। अब देखिए एंगल के अंदर क्या क्या हो सकता है कि पहला बात, एंगल होता क्या है। अगर मैं सबसे पहला पॉइंट पूछ दूं आपको कि व्हाट, क्या होता है एंगल, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट एंगल के अंदर क्या आ सकता है, इसका यूनिट क्या है। तीसरा पॉइंट एंगल के अंदर क्या आ सकता है, इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं। तो ये मेनली बेसिकली तीन बातें होती हैं एंगल से रिलेटेड। तो हम लोग एक एक करके तीनों बातों को समझते हैं। तो सबसे पहला बात तो वाट, सबसे पहला चीज तो वाट कि आखिर एंगल आपका होता क्या है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो देखिए बेसिकली जो आपका एंगल होता है वो एंगल एक लाइन जो कि इंक्लिनेशन या फिर डेक्लिनेशन करता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो फिर हम लोग कहते हैं वहां पे क्या फॉर्म हुआ, एंगल फॉर्म हुआ। नहीं समझ में आया? आपका हेड, आपका आंख जो है, अगर आंख आप ऊपर करते हो तो क्या हुआ, इंक्लिनेशन हुआ। आंख नीचे करते हो तो क्या हुआ, डिक्लिनेशन हुआ। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आप आंख को, मान लेते हैं आपका आंख सीधा है तो सीधा को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कर देंगे। अब आपने आंख को ऊपर किया तो इंक्लिनेशन किया। अब आपने आंख को नीचे किया तो क्या हुआ, डिक्लिनेशन किया। मैं फिगर से आपको समझा रहा हूं। मान लेते हैं कि आपका आईज यहाँ पे है, मान लेते हैं कि ये आपका आई है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। एकदम आपने आंख को सीधा रखा। अब आपने क्या किया कि आंख को ऐसे कर लिया। अब ने आपने आंख को क्या किया कि आंख को ऐसे कर लिया। बात समझ में आ रही है ना? आपने ये क्या होगा, ये हो गया आपका स्ट्रेट, ये आपका हो गया स्ट्रेट। और ये आपका हो गया क्या, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन किया मतलब आंख को ऊपर किया, ये आपका क्या हो गया, डेक्लिनेशन हुआ। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल, जो चीज फॉर्म होता है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ और इंक्लिनेशन के बीच में जो चीज फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। या तो आप ऐसे करिए, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझा दिया। बेसिकली आप मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, इस लाइन का नाम दे दीजिए कुछ ए बी लाइन है, और आपके पास एक दूसरा लाइन है, ये कुछ एसी लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल जो कि आपका ए बी लाइन है, इसके साथ जो ये एसी लाइन जो चीज फॉर्म कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। बेसिकली आप ये भी समझ रहे हो, जैसे कि मान लीजिए आपका ग्राउंड है और यहाँ पे आपका एक टावर है, ये आप एग्जाम्पल बहुत देर से समझ पा रहे हो। अब बताओ यहाँ से एक आदमी यहाँ पे देखना चाहता है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो फॉर्म हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो आई होप आपको फिगर से ये समझ में आ गया होगा कि एंगल दिखता कैसा है। सबसे पहले तो देख लिए, कहीं भी आएगा अगर दिख आंख के सामने तो देख के हम लोग समझ जाएंगे ये एंगल के बारे में बातें कर रहा है। अब हम लोग एंगल को थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। वैसे कोई इसका बेसिकली आप मैथ्स में डेफिनेशन देख लेना, पर मैं आपको अपने लैंग्वेज में डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। एंगल क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, इट इज द फॉर्मेशन, इट इज अ फॉर्मेशन बिटवीन, इट इज अ फॉर्मेशन बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दी
इंक्लिनेशन पॉइंट और डेक्लिनेशन पॉइंट, और या तो डेक्लिनेशन पॉइंट होना चाहिए, डेक्लिनेशन पॉइंट, दोनों में से कोई भी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। क्या बताइए, क्या अगर मैं पूछ दूं कि ये लाइन, मैं आपसे पूछूं कि ये ए बी लाइन कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, मैं पूछूं कि यहाँ एंगल कितना है, तो बोलोगे आप सर थीटा फॉर्म कर रहा है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कोई एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अभी तक आपको दिया ही नहीं है कि भाई किसके रिस्पेक्ट में ये फॉर्म कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में इंक्लिनेशन डिक्लिनेशन। मान लेते हैं एक आंख सीधा देख रहा है, उसमें क्या एंगल फॉर्म हो रहा है। अब आप बोलोगे सर आंख सीधा देख रहा है, तो हम बोल देंगे 0 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो आपने 0 डिग्री बोला विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यू कैन ओनली डिफाइन द एंगल व्हेन यू हैव अ रेफरेंस लाइन। जब आपके पास एक रेफरेंस लाइन होगा तभी जाके आप एक एंगल डिफाइन कर सकते हो। अगर आपने कोई एक रेफरेंस लाइन नहीं लिया और सिंपली एक लाइन पार दिया, अब पूछ दिया कि बताओ ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो वो कोई एंगल फॉर्म नहीं कर रहा है। मतलब यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि only define you can only define angle when you have a reference line, when you have a reference लाइन। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे ऊपर के एग्जांपल में अगर मैं कहूं तो ए बी आपका एक रेफरेंस लाइन की तरह काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, ए बी, इसको मान लीजिए आप कुछ सी डी है, तो ये तो आपका सी डी जो है कुछ रेफरेंस लाइन की तरह काम कर रहा है। अगर आपके पास रेफरेंस लाइन नहीं है तो आप नहीं बोल सकते हो कि एंगल फॉर्म हुआ या ना हुआ। बात समझ में आ रही है ना, तो आपको एंगल फॉर्म करने के लिए एक रेफरेंस लाइन होना चाहिए। आप बोलोगे क्या सर एक पॉइंट से एंगल फॉर्म नहीं हो सकता, अगर सर ऐसा दे दे तो सर क्या हम बोलेंगे एंगल है? नहीं, ये भी एंगल नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपके पास एक रेफरेंस लाइन होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो आप नहीं बोल सकते हो कि वो कितना एंगल है। बात समझ में आ रही है? चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं कुछ कुछ और बातें एंगल के बारे में। देखिए, अब एंगल जैसा कि आप जान रहे हो कि ये हॉरिजॉन्टल है। अब यहां से आदमी ऊपर भी देख सकता है और यहां से आदमी नीचे भी देख सकता है। अब सवाल ये आया कि भाई ये भी एंगल है कुछ, ये भी एंगल है कुछ, आखिर ये थीटा वन और थीटा टू मान लेते, थीटा वन है थीटा टू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थीटा वन और थीटा टू? क्या थीटा वन और थीटा टू सेम है? क्या ऊपर देखना और नीचे दिखना सेम है? तो एक चीज बताइए, मान लेते हैं कि इफ, अगर हम लोग मान लेते हैं कि थीटा वन थीटा टू के बराबर हुआ। अब देखिए थीटा वन अगर थीटा टू से अलग हुआ तो बात सब अलग ही हो गया ना, लेकिन मान लेते हैं कि थीटा वन और थीटा टू बराबर हुआ। तो देखिए थीटा वन थीटा टू तो बराबर हुआ, पर हमें जानना है कि क्या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, क्या ऊपर देखना और नीचे देखना एक ही बात होता है? तो चलिए समझते हैं इस बात को। मान लेते हैं कि हमारा थीटा वन और थीटा टू क्या है, बराबर है, जो कि कुछ थीटा के इक्वल है। तो इस चीज में ऊपर देखना इंक्लिनेशन, देन अगर मैं पूछूं कि देन व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, आखिर क्या होने वाला है आपका डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्लिनेशन एंड डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन कैसे कोई समझेगा कि बोलेगा भाई थीटा एंगल बनाओ, बोलेगा सर इंक्लिनेशन या डिक्लिनेशन, कैसे समझेगा? अगर थीटा दोनों सेम हो जाए और दोनों बात सेम है तो इंक्लिनेशन या डिक्लिनेशन, दोनों का मीनिंग तो अलग है, दोनों का फील तो अलग है। इंक्लिनेशन तो आप बात समझ रहे हो यार, इंक्लिनेशन में तो ऊपर देखना होता है। अगर मैं किसी को बोल दूं थीटा एंगल फॉर्म करो, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा यार, ऊपर देखूं कि नीचे देखूं। तो इंक्लिनेशन और डिक्लिनेशन तो दर्शाना जरूरी है। इसका मतलब दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा तब ना दिखाना पड़ेगा। मतलब थीटा को कुछ ऐसा थीटा के साथ करना होगा ताकि हम देख के समझ जाए कि वो इंक्लिनेशन का बात कर रहा है या फिर डेक्लिनेशन का बात कर रहा है। मतलब हमारे पास
एक ऐसा टूल होना चाहिए, एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे हम लोग देख के समझ जाए कि ये इंक्लिनेशन का बात कर रहा है या फिर डिक्लिनेशन का बात कर रहा है। तो आप बिल्कुल सही हैं। तो देखते हैं हम लोग अब दूसरे रन के साथ। तो इसका जो आंसर मिला है हम लोगों को वो ये मिला है कि फॉर इंक्लिनेशन, फॉर इंक्लिनेशन और एंड फॉर डिक्लिनेशन, फॉर डिक्लिनेशन, इसके लिए क्या किया गया, इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए एक रूल बनाया गया। अब मैं अगर लिखूं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी मेड अ रूल, एक रूल हम लोगों ने बना दिया। बोला कि भाई ये रूल ऐसा है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो वो रूल क्या है, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। वो रूल ये है कि सबसे पहला रूल तो ये है कि एंगल मेजर होगा हमेशा एक रेफरेंस लाइन के साथ। तो वो रूल क्या है, उस रूल को हम लोग समझ लेते हैं। तो वो रूल आपका ये है कि अगर आपका थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। कहने का क्या मतलब है कि पहला रूल अगर मैं लिखूं तो इफ आवर एंगल, एंगल यानी क्या, थीटा, इफ आवर थीटा इज मेजर्ड, if our theta is measured in anti-clockwise direction, in anti-clockwise डायरेक्शन, आपको पता है कि ये सब कहां से होगा, रेफरेंस लाइन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव, इट इज टेकन एज पॉजिटिव। आपको ये बात समझ में आया ना क्यों हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि हमें एक रूल चाहिए, अदरवाइज ये तो मेस हो जाएगा इंक्लिनेशन या डिक्लिनेशन। तो इस केस में आपका थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होने वाला है। अगर मान लेते हैं कि आपका एक रेफरेंस लाइन है और कोई बंदा ऊपर देख रहा है, यानी कि अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल से थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है तो ये थीटा क्या होगा आपका, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, घड़ी के डायरेक्शन के उल्टा। ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर थीटा आपका ऐसे मेजर किया जा रहा है तब आपका क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। मतलब अगर आपका जब कभी भी थीटा पॉजिटिव होगा, आप क्या समझ जाइएगा किसकी बात की जा रही है, इंक्लिनेशन की बात की जा रही है। अब चलिए दूसरा रूल हम लोग क्या बना लेते हैं, वाइसे वर्सा, इसी का जस्ट उल्टा कि इफ आवर एंगल, अगर हमारा एंगल थीटा इज मेजर्ड, इफ आवर एंगल थीटा इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी क्या, डेक्लेनेशन, यानी क्या, डेक्लेनेशन, then it is taken as negative, taken as negative। ये भी बात आप समझ पा रहे होंगे। इस केस में आपका थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसा कि मान लीजिए कि एक आदमी ये लाइन है और कुछ नीचे देख रहा है, तो इस केस में देखिए थीटा कैसे मापा जा रहा है, एंड क्योंकि रेफरेंस लाइन तो आपका ये हॉरिजॉन्टल ही है। इस केस में आपका थीटा क्या होगा, निगेटिव। मतलब ये वाला डायरेक्शन आपका कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो बेसिकली थीटा के रिलेटेड ये दो रूल फिक्स किया गया जिससे कि हम लोग क्लियर हो सकते हैं। अगर ये निगेटिव है तो किसकी चर्चा की जा रही है, डेक्लिनेशन की चर्चा की जा रही है। बात समझ में आया ना। तो ये है आपको बेसिकली थीटा का मीनिंग, यानी कि एंगल का मीनिंग। तो हम लोग समझ चुके हैं कि एंगल होता क्या है, दिखता कैसा है, कैसे नापते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम लोग एंगल नापेंगे तो एक रेफरेंस लाइन पहले होना चाहिए। अगर मान ले, एक मैं आपको फिगर यहाँ पे जैसे समझा देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि कुछ अगर आपके पास ऐसा भी रहा, आप बोलोगे कि सर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेते हो, आप दूसरा ले ही नहीं रहे हो। तो चलिए मान लेते हैं कि अगर आपके पास कह देगा कि ये रेफरेंस लाइन है, अगर कह देगा कि ये आपका रेफरेंस लाइन है, तब मान लो कि यहां से जो ऊपर एंगल मेजर होगा, अगर यहां से जो एंटी क्लॉकवाइज जो भी एंगल मेजर होगा, ये थीटा आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहां से अगर नीचे की तरफ यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी मेजर होगा तो वो थीटा क्या होगा, आपका निगेटिव होगा।
आपका लाइन कैसा भी हो, आपका लाइन चाहे ऐसा हो या आप अपना लाइन चाहे एक वर्टिकल लाइन ही क्यों ना ले ले, मान लेते हैं ये ले लें, तो यहां से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापते हो तो ये थीटा क्या होगा आपका पॉजिटिव, और अगर यहां से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापते हो तो ये थीटा आपका क्या होगा निगेटिव। अगर आपका रेफरेंस लाइन कुछ भी हो, वहां से अगर आप ऊपर देखते हो तो पॉजिटिव, नीचे देखते हो तो निगेटिव। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एंगल क्या होता है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके यूनिट्स की तरफ। तो दूसरा जो पॉइंट आने वाला है वो पॉइंट हमारा क्या आने वाला है, यूनिट। आखिर भाई इसको मेजर किस यूनिट में किया जाता है, तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि आखिर इसको कौन से यूनिट में मेजर किया जाता है। तो बेसिकली एंगल को जो है मेजर किया जाता है दो यूनिट में, मतलब इट इज measured in two units। टू यूनिट्स बेसिकली, और भी यूनिट्स है लेकिन बेसिकली हम लोग टू यूनिट में, मैं लिख देता हूं बेसिकली, ताकि आप ये मत समझिए कि सिर्फ टू में ही किया जाता है। और वो टू यूनिट क्या है, आपका पहला यूनिट है आपका डिग्री में, बहुत खुश हो गए होंगे बहुत बच्चे, सुने हैं इसके बारे में। और दूसरा जो है रेडियन में, कुछ कुछ बच्चे इसे सुने होंगे रेडियन में। तो दो तरीका है जिससे आप इसको मेजर कर सकते हो, यानी कि दो यूनिट आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो। डिग्री को डिनोट किया जाता है नॉट से, और रेडियन को डिनोट किया जाता है RAD से। बात समझ रहे हैं ना। तो दो इसका यूनिट होता है, जैसे कि अगर मानिए कहीं भी लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर अगर लिखा हुआ है कि थीटा इक्वल टू 30 लिखना कोई मीनिंग थोड़ी हुआ, 30 डिग्री लिखिए या फिर 30 रेडियन लिखिए। क्या सर दोनों का मतलब एक होता है? बिल्कुल नहीं, दोनों का मतलब एक नहीं होता है। तो फिर सर डिफरेंस क्या है, आगे देखेंगे। 30 रेडियन लिखिए, आप मान ले थीटा इक्वल टू 90, कोई मीनिंग है क्या? नहीं, कोई मीनिंग नहीं। यहाँ पे या तो नॉट लिखिए या तो 90 रेडियन लिखिए। बात समझ में आ रही है, या तो 90 रेडियन लिखिए। तो ये बेसिकली दो यूनिट्स हैं जिसमें हम लोग इस थीटे को लिखते हैं। लिखने के जैसे आप लेंथ में लगाते हो ना 5 सेंटीमीटर, वेलोसिटी में लगाते हो ना 5 मीटर पर सेकंड, उसी तरह ये कुछ है। बात समझ में आ रही है ना, ये कुछ आपका है। अब हम लोग तीसरा जो पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा जो पॉइंट हमारा वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब थीटा का मेजरमेंट। आखिर हम लोग थीटा को मेजर कैसे करते हैं, थीटा को आखिर हम लोग कैसे मेजर करते हैं, अब सवाल ये है। देखिए थीटा को बेसिकली दो सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर किया जाता है, एक डिग्री में और आपका रेडियन में। इट इज बेसिकली मेजर्ड, इट इज बेसिकली measured in two units। दो यूनिट में मेजर किया जाता है। आपको पता है कि पहला यूनिट क्या आपका डिग्री और दूसरा क्या आपका रेडियन। आप डिग्री में भी मेजर कर सकते हो और रेडियन में भी मेजर कर सकते हो। अब देखिए अगर मैं बात करूं डिग्री की, अगर मैं बात करूं डिग्री की, तो आप इसके बारे में क्लियर हो कि डिग्री ये होता है सिंपली कि कोई भी एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ या कोई भी रेफरेंस लाइन के साथ जो एलिवेशन होता है, एलिवेशन मतलब क्या, इंक्लिनेशन या डिक्लिनेशन होता है, तो उसको हम लोग डिग्री में मेजर कर सकते हैं। जैसे कि थीटा इक्वल, जैसे कि मान लीजिए आपका रेफरेंस लाइन है और ये आपका कुछ वेक्टर है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो आप इसके बारे में जानते हो कि डिग्री में हम लोग सिंपली लिख देते हैं, और डिग्री मिनट्स मिनट से भी रिलेटेड होता है, ये भी आप बात आप जानते हो। बेसिकली दूसरा पॉइंट आता है वो ये आता है कि रेडियन क्या होता है, ये रेडियन क्या है। तो रेडियन के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि रेडियन क्या होता है। बेसिकली जो आपका रेडियन है ना, वो रेडियन रिलेटेड आपका सर्कल से, ये जो कॉन्सेप्ट आया है ना रेडियन का, ये रिलेटेड है, ये कॉन्सेप्ट जो है आपका, ये कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू सर्कल्स। ओके, रिलेशन टू सर्कल। बात समझ में आ रही है ना, रिलेशन टू सर्कल।
कहने का क्या सेंस है, इस चीज को समझिए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एज फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ये पढ़ा होगा ना, ये आपका एंगल है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये आपका क्या है, रेडियस। यहाँ पे जो आपका थीटा होता है ना, ये थीटा होता है आपका रेडियंस में। थीटा आपका होता है रेडियंस में। आप यहाँ पे ये फॉर्मूला डिग्री में नहीं लगा सकते हो, बिल्कुल नहीं लगा सकते हो डिग्री में। इसे ऐसे आपको रेडियन में ही, जब भी आप ये फॉर्मूला लगाओ तो आपका थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। अब रेडियन का बेसिकली मीनिंग क्या है, इस चीज को समझिए थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा ही आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि आपका सर्कल है और ये आपका सेंटर है, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और मैं मान लेता हूँ इसका रेडियस कुछ r है और ये कुछ ने कुछ थीटा एंगल किया और यहाँ पे कुछ लेंथ कवर किया इसने, l लेंथ। तो ये जो थीटा है ये डिफाइन होता है L अपॉन R। अब ऐसा क्यों डिफाइन होता है, ये बेसिकली मैं बताता हूँ, ये एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है, ये एक अप्रोक्सीमेशन फार्मूला है। फिर भी हम लोग यूज करते हैं जब थीटा हमारा बहुत स्मॉल हो, जब आपका थीटा बहुत छोटा हो तब इसका यूज किया जाता है। अब देखिए इसको डिफाइन किया गया, थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। थीटा यहाँ पे क्या है आपका, रेडियन में है। तो बताइए अगर मैं 1 रेडियन को डिफाइन करूं तो वो क्या होगा, 1 यूनिट लेंथ आर्क अपॉन 1 सेंटीमीटर का अगर आपका रेडियस हो। अगर मैं कहूं तो यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ आर्क अपॉन 1 सेंटीमीटर रेडियस, इस दोनों का जब हम रेशियो लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 रेडियन मिलता है। तो बताइए अगर हम लोग टोटल 360 घूम जाएंगे तो कितना रेडियन हो जाएगा, 360 डिग्री घूम जाएंगे। तो 360 डिग्री घूमने का क्या मतलब होता है, पूरा सरकमफेरेंस कितना आपने आर्क कवर कर लिया। अगर मैं बोलूं यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें कि इफ, चलिए इसे अगले स्लाइड में बात करते हैं, यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ, इसे हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं ताकि और क्लियर हो आपको। अगले स्लाइड में बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बोले इफ वी ट्रैवल the whole circumference, if we travel the whole circumference को हम लोग अगर होल ट्रैवल करते हैं, देन हाउ मेनी रेडियन, देन हाउ मेनी रेडियंस, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बताइए ये आपका मान लेते हैं सर्कल था, है आप यहां पे थे, आपने यहां से क्या किया, पूरा एंगल ट्रेवल किया, यहां थे, उसके बाद आप फिर यहां पहुंचे, आप यहां थे, उसके बाद आप यहां पहुंचे, 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 ए पॉइंट पे थे और वापस आप ए पॉइंट पे आ गए। आपने कितना एंगल घूम लिया, आपने थीटा ट्रेवल कर लिया 360 डिग्री। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर जब आप 360 डिग्री मूव कर लोगे तो आप कितना रेडियन चल लोगे, हम ये जानना चाहते हैं। तो बताइए रेडियन इक्वल्स टू क्या होता है, रेडियन इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो मान लेते हैं इसका रेडियस कुछ r है, तो बताइए लेंथ ऑफ आर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन रेडियस क्या होगा आर। तो आर से आर कट गया। तो बताइए अगर आपका इफ थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री, देन रेडियन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देन रेडियन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 पाई होगा। तो बताइए अगर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन रेडियन इक्वल्स टू क्या होगा, पाई होगा। बात समझ में आ रही है ना। अगर थीटा 360 डिग्री हुआ तो 2 पाई, और थीटा अगर आपका 180 डिग्री हुआ तो रेडियन कितना हो गया आपका, पाई हो गया। ये भी आप यहां से निकाल सकते हो, पाई आर बाय आर, तो पाई निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे जान चुके हो कि मेजर करने का इसका 2 तरीका है, एक रेडियन में मेजर होता है और दूसरा किस में मेजर होता है, आपका डिग्री में मेजर होता है। तो रेडियन में जब भी मेजर होता है तो हम लोग पाई के टर्म्स में लिखते हैं, और डिग्री में जब भी मेजर होता है तो न्यूमेरिक वैल्यू के टर्म्स में लिखते हैं। तो यहाँ से आपको ये भी चीज क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि सर
अगर हमको डिग्री में दिया हुआ है और रेडियन में चाहिए, रेडियन में दिया हुआ है तो डिग्री में चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? तो आपको यहाँ पे तो फॉर्मूला दिख ही रहा है, यूनिटरी मेथड लगाइए, निकाल लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने कन्वर्जन की तरफ। अगर हमें रेडियन से डिग्री में जाना और डिग्री से रेडियन में जाना, तो हम लोग कैसे कन्वर्ज करेंगे या फिर कैसे कन्वर्ज करेंगे, इस चीज को जानते हैं। अब बेसिकली हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं अपने पॉइंट की तरफ, जो कि पॉइंट क्या आपका कन्वर्जन, जो कि पॉइंट क्या आपका कन्वर्जन, कन्वर्जन बिटवीन रेडियन और डिग्री, रेडियन एंड डिग्री। मतलब हम लोग डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन जान रहे हैं, आप तो पहले ही जान चुके हैं, बस हम लोग अब फॉर्मुलेट करने वाले हैं। ये जान तो आप यहीं से चुके हैं कि कैसे कन्वर्ट करिएगा। अब देखिए, अब हम लोग फॉर्मुलेट करने वाले हैं इस चीज को, चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर अगर पहला कन्वर्जन हम लोग बात करें किससे, डिग्री से, अगर हम लोग बात करें डिग्री से हमको जाना है किसमें, रेडियन में, तो कैसे क्या करेंगे? तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए आपको पता है, बताइए आपको, आप जानते हो कि 360 डिग्री या फिर 180 को रेफरेंस मान के चला जाता है, इस बात को ध्यान में रखिए। हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन, पाई रेडियन। तो बताइए 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन। अगर मैं पूछूं थीटा इक्वल टू कितना रेडियन, बताइए कितना हो गया, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय थीटा। मतलब ये हो गया आपका। अब अगर हम लोग यहाँ फॉर्मूला निकाल के लेकर आए, अगर आपको डिग्री से कभी भी रेडियन में जाना हो, तो जो डिग्री दिया हुआ है, जो भी आपको डिग्री दिया हुआ है, उसको आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए डिग्री कटना चाहिए ना, तो देखिए 180 नीचे भी आया है, आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। अगर डिग्री में जाना है, अगर रेडियन में जाना है तो रेडियन कटना नहीं चाहिए, तो डिग्री कटना चाहिए, तो डिग्री को काट दीजिए ऐसे ऐसे। और अगर डिग्री में जाना है तो डिग्री नहीं कटना चाहिए, रेडियन कटेगा। तो देख लेते हैं आगे रेडियन कटेगा तो कैसे कटेगा, आगे हम लोग देखते हैं। अगर दूसरा कन्वर्जन आपको बोला जाए कि सर मुझे रेडियन से जाना है डिग्री में, तो क्या करेंगे? हवन थोड़ी करिएगा, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। हमें पता है कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो बताइए 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई। अगर मैं बोलूं कुछ क्या रेडियन, अगर मैं बोलूं रेडियन इक्वल टू, तो क्या होगा, 180 डिग्री अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियन। बात समझ में आ रही है ना? तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या बन के आया कि अगर आपको रेडियन से डिग्री में बदलना हो तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 डिग्री अपॉन पाई से। देखिए यहाँ पे पाई कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, क्योंकि आपको पता है यहाँ डिग्री से किस में जाना है, रेडियन में जाना है। तो डिग्री से रेडियन में जाना है, इसमें सॉरी, इसमें रेडियन से डिग्री में जाना है, तो रेडियन कटना चाहिए। अब चलिए हम लोग एक दो एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं कि हम लोग अभी से क्या बात कर रहे हैं। चलिए सबसे पहला हम लोग जो बात किए थे वो किसके बारे में किए थे कि हमको किसमें से किसमें जाना, डिग्री से रेडियन में। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग इसको समझते हैं, तब क्लियर होगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, बताइए भाई। तो खटखट आप बनाइए, सर 180 को करना है ना, तो 180 लिख देते हैं सर। सर डिग्री हटना चाहिए ना सर, तो पाई बटे सर 180 कर देते हैं ना सर, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना रेडियन आ गया सर, पाई आ गया। तो मतलब देखिए पाई आ गया। चलिए दूसरा सवाल करिए, 360 करिए तो कितना होगा सर। सर 360 का सॉल्व करना है सर, 360 गुना पाई बटे सर 180, इसको काटेंगे तो 2 से कटेगा सर, तो 2 पाई आ गया, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूं 460 का करना है, कोई दिक्कत नहीं, कितना होगा सर, तो तुरंत कर लेंगे। थीटा दिया हुआ है 460, हमको बदलना है रेडियन में, तो 180 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ये जितना बार में कट गया उतना रेडियन हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 से काटेंगे आप, 2 से 23, 2 से 2 9 जा, मतलब 23/9 पाई। अगर बोलेगा आपको 5000
डिग्री को कितना रेडियन होगा, खट से कर दीजिए आप, 5000 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या पाई बटे 180 डिग्री कर लीजिए, एक से जीरो काट लीजिए, 2 से 9 बार में काट लीजिए, 2 से इसको काट लीजिए, 2 से 25 बार में तो ये कट गया, 250 बटे 250 हो गया आपका ये, और 250 बाय 9 ये हो गया क्या आपका पाई। तो यहाँ से आप लोग देख चुके हैं कैसे हम लोगों ने डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन किया। अब चलिए हम लोग करते हैं किसके बीच में कन्वर्जन, अब हम लोग करते हैं रेडियन से डिग्री, और हम लोग यही लेंगे जो अभी लिए एग्जांपल, जब मिलाएंगे कि देखिए सही है कि नहीं आपका। अब हम लोग करने वाले हैं किससे, रेडियन से डिग्री में जाने वाले हैं हम लोग, किस में जाने वाले हैं, रेडियन से डिग्री में जाने वाले हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो बताइए यही एग्जांपल कि सर पाई बराबर कितना डिग्री होगा, तो खट से पाई दिया हुआ है, पाई मल्टीप्लाई बाय पाई बट सॉरी 180 ऊपर आएगा क्योंकि रेडियन तो काटना है इस बार, तो बाय पाई तो कितना आ गया आपका 180 डिग्री। कोई दिक्कत, चलिए मैच करते जाइए, देखते जाइए देखते जाइए। चलिए 360, हम्म, पिछला बात ही याद रहता है जल्दी, चलो मिट जाओ तुम, आ जाओ आ जाओ। हाँ चलिए हम लोग देखते हैं 2 पाई बराबर कितना डिग्री होता है। तो चलिए खट से 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री अपॉन पाई, चलिए तुरंत कितना आ गया 360 डिग्री। अगर हम लोग बात करें तीसरा किसका, चलिए बात करते हैं 23/9 पाई बराबर क्या होगा देखते हैं। तो 23/9 पाई मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री बाय पाई, चलिए काटिए 9 से काटिए, 9 टू जा 18 20, तो कितना हो गया 0 तो 0, 2 से 6 460 डिग्री। चलिए आगे हम लोग करते हैं, अगर हम लोग कहते हैं 250/9 पाई कितना होगा, तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 250/9 पाई मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, पाई से पाई गया, 9 से 2 बार में गया 20, अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 इधर हो गया, 25 दूना 50 इधर हो गया, तो 5000 डिग्री आ गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा सब रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हम लोग यहाँ जान गए कि कैसे हम लोग एंगल को मेजर कर सकते हैं, कहीं भी एंगल लिखना हो सबसे पहले एंगल देखेंगे, कैसे एंगल दिखता कैसा है जान गए, एंगल का यूनिट क्या होता है जान गए, एंगल को मेजर कैसे करते हैं जान गए, एक यूनिट में दिया हुआ दूसरे यूनिट में कैसे जान जाते हैं जान गए, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है जान गए, फंक्शन क्या होता है जान गए, और कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको बोला कि टर्मोलॉजी में सबसे पहले क्या आता है एंगल, तो हमारा एंगल वाला टर्मोलॉजी पूरी तरह से क्लियर हो गया है। अब जो लास्ट टर्मोलॉजी बचा हुआ है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जो टर्मोलॉजी क्या है आपका, जो टर्मोलॉजी है आपका ऑपरेटर, जो आपका क्या है ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर क्या है इस चीज को समझिए, ऑपरेटर को समझिए कुछ आसान भाषा में। मान लीजिए कि एक चीज बताइए, हम आपको 3 क्लास दे रहे हैं, आपके पास क्या दे रहे हैं 3 क्लास हम आपको दे रहे हैं। एक क्लास ये हो गया, और दूसरा क्लास आपका ये हो गया, तीसरा क्लास क्या हो गया आपका ये हो गया। मान लीजिए ये आपका 9th क्लास है, ये आपका 10th क्लास है, ये आपका 8th क्लास है। आप यहाँ से एंट्री मार रहे हो, आप यहाँ से एंट्री मार रहे हो और यहाँ से एग्जिट कर रहे हो। ये हो गया आपका एंट्री और ये हो गया आपका एग्जिट। बात समझ में आ रही है। अब चलिए ऑपरेटर को थोड़ा समझते हैं। अब देखिए एक चीज बताइए, अगर यहां से आप एंट्री मारते हैं, मान लेते हैं कि आप यहां से एंट्री मारे, ये आपका रोड है, अब रोड पे एकदम झूम झूम के आ रहे हैं, झूम झूम के आते जा रहे हैं, यहाँ से आप एंट्री मारे। अब एक चीज बताइए, अगर आप क्लास 9th में जाते हैं, मान लेते हैं आप क्लास 9th में गेट खोले अंदर गए, अगर आप क्लास 9th में जाते हैं, एक बात बताइए, तो क्या आपको 9th का चीज ही ना पढ़ना पड़ेगा, क्या वहाँ पे क्लास 8 या क्लास 10th या क्लास 7 की बातें होंगी, नहीं। तो यहाँ पे कैसी बातें होंगी, यहाँ पे 9th की बातें होंगी, 9th की बातें होंगी, यहाँ पे 9th की बातें होंगी। तो बताइए आप एग्जिट भी कहाँ से करिएगा, 9th से ही करिएगा, दिमाग में 9th की ही बातें लेके निकलिएगा। क्या 9th क्लास में 8 की बात होगी, नहीं। क्या 9th क्लास में
आप दूसरा चीज की बात करोगे नहीं। तो 9th क्लास में आप क्या सीखोगे? 9th क्लास में आपको आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा? 9th का कॉन्सेप्ट ही मिलने वाला है। उसी तरह अगर आप 10th क्लास में एंट्री करते हो तो 10th क्लास में किसकी बातें होंगे? 10th की बातें होंगी। और इसमें आपको आउटपुट में भी आप क्या सीख के निकलोगे? 10th का कॉन्सेप्ट सीख के निकलोगे। मतलब आप देख रहे हो कि अगर कोई बंदा 9th में घुसता है तो वो कभी 10th के अकॉर्डिंग नहीं निकलेगा, यानी कि 10th का कॉन्सेप्ट सीख के नहीं निकलेगा। अगर कोई बंदा आपका 10th में घुसता है तो वो कभी भी 9th का कॉन्सेप्ट सीख के नहीं निकलेगा। और अगर कोई बंदा आपका 8 क्लास में घुसता है तो वो कभी भी 9th या 10th की बातें नहीं करेगा। वो कभी भी यहाँ से जो निकलेगा वो बंदा, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट लेके निकलेगा? 8 का कॉन्सेप्ट लेके निकलेगा। अब जो मैंने ये एग्जांपल आपको समझाया है, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। मतलब जिस क्लास में आप जाओगे आप वहाँ उसी के अकॉर्डिंग ना सीख के आओगे, दूसरे के अकॉर्डिंग थोड़ी सीख लोगे। और हर क्लास एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। 9th में 9th सीखोगे, 10th में 10th सीखोगे। 9th और 10th में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। तो ये जो आपके क्लासेस हैं, यही क्लासेस कहलाते हैं ऑपरेटर। ये अपने अकॉर्डिंग आपको संचालित करते हैं, संचालित करते हैं। अपने अकॉर्डिंग ये आप क्या करते हैं? संचालित करते हैं। और ये जो एंट्री आप यहाँ दे रहे हो, ये एंट्री है आपका इनपुट। और ये जो आप एग्जिट दे रहे हो, ये एग्जिट आपका है आउटपुट। बात समझ में आ रही है? तो ये हुआ बीच का चीज क्या? आपका ऑपरेटर। मतलब आपका जो इनपुट है वो डिपेंड करता है, मतलब सॉरी, आपका जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है कि किस ऑपरेटर से हो के वो गया है। अगर वो 9 से गया तो 9th का आउटपुट मिलेगा, अगर वो 10 से गया तो 10th का आउटपुट मिलेगा, 11 से गया तो 11, 8 से गया तो 8 से, जो भी क्लासेस से गया वो आउटपुट मिलेगा। तो जो आपका आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन ऑपरेटर पे डिपेंड करता है। कोई भी आउटपुट आपका नहीं निकल जाएगा। आप अगर 9th में जाओगे तो आपको 9th के अकॉर्डिंग ही कॉन्सेप्ट मिलेगा। आई होप आपको ऑपरेटर का मतलब पता चला होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करते हैं अपने मैथ में कि हम लोग सर आप समझाना क्या चाह रहे हैं। तो समझाना ये चाह रहे हैं, देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास साइन थीटा हो, ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये आपका एक टीएफ यानी क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे जो ये साइन है ये आपका है ऑपरेटर। और ये जो आपका थीटा है ये आपका क्या है? इनपुट। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कि आप थीटा 30 डिग्री रखे और आप ऑपरेटर यूज किए साइन थीटा, तो बताइए साइन 30 होगा कुछ वैल्यू, और आप ऑपरेटर यूज किए कॉस थीटा, तो कॉस 30 कुछ वैल्यू होगा। तो बताइए अगर इसका वैल्यू मान लेते कुछ x आया, इसका वैल्यू कुछ y आया, तो क्या बताइए x इक्वल टू y होगा? बिल्कुल नहीं, x नॉट इक्वल टू y, क्योंकि दोनों का ऑपरेटर क्या है? अलग अलग। तो ऑपरेटर अलग अलग है तो आपका आउटपुट भी अलग अलग आया। जैसे यहाँ पे ये आदमी A, यही आदमी यहाँ भी गया, ये आदमी यहाँ भी गया, तो पर कॉन्सेप्ट अलग अलग लेके आया। तो जब आपका ऑपरेटर बदलेगा तो आपका आउटपुट भी बदलेगा। तो आई होप आपको ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले वीडियोस को समझने के लिए। यहाँ पे आप समझ गए कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू सेम नहीं होगा। इसी तरह कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कोई भी फंक्शन, अगर आपका ऑपरेटर बदल गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, उसके क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। हम लोगों ने ऑपरेटर सीखा, हम लोगों ने एंगल्स के बारे में सीखा, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन सीखा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने इन सब चीजों को सीखा। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन करिए, वहां पे ये नोट्स आपको पूरी तरह से अवेलेबल मिल जाएंगे।
आई होप आपको हर कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज रह जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज अपने डाउट को करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा हर कमेंट्स का रिप्लाई करने की। और हाँ, आप इस चैनल का, इस कंटेंट का पूरी तरह से बेनिफिट उठाइए और इसे शेयर करिए लोगों तक, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब जो आगे आने वाला वीडियो है वो ट्रिग्नोमेट्री पे ही टोटली रहेगा। आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को सीखने के लिए कितना डीपली हमको सोचना पड़ा, कितने डीपली चीजों को समझना पड़ा। और अब जो आगे आने वाला वीडियोस है वो टोटली आपका ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड ही है। इसको आप कह सकते हो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, बेसिक्स है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।